प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज इसको बहुत ही बेसिक से हम लोग समझेंगे, विद्युत धारा चैप्टर को। विद्युत धारा होता क्या है, आवेश क्या होता है, कूलम का नियम क्या होता है, आज के ही क्लास में छोटा सा ही वीडियो में हम यह सब कुछ समझेंगे। समझ गए? देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग का नाम है चैप्टर का विद्युत धारा, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है विद्युत धारा, वह जानिए। विद्युत धारा देखिए आपको दिख रहा होगा, किसी भी चालक से आवेश के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो हम क्या कहेंगे, किसी चालक से, चालक तार होना चाहिए। अब लकड़ी को आप रखिएगा तो उससे चालक होगा? नहीं होगा। वो धातु प्रायः वो चालक होता है, और सिर्फ जो धातु ये ग्रेफाइट है अपवाद में वह विद्युत का चालक होता है। लेकिन चालक कोई वस्तु रखिएगा तो उसमें सतत यानी लगातार अगर कोई चीज प्रवाह कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह के। चालक किसी तार से आवेशों के प्रवाह, सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप कहिएगा सर जी आवेश क्या होता है, तो हम वह भी बताएंगे। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, याद रखेंगे एक लाइन में, किसी चालक तार से आवेशों के लगातार प्रभाव को, आवेशों को लगातार प्रभाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो अब हम लगले हाथ आवेशों के बारे में जान ले, यानी जिसका इंग्लिश होता है चार्ज। इसका बेहतरीन उदाहरण आप बचपन में क्या करते होंगे, कलम आपके पास है, वह कलम को लोग क्या करता था, बच्चा लोग ऐसे बाल में रगड़ते रहता है, ऐसे ऐसे खूब रगड़िए। बाल में जैसे रगड़ने के बाद आप छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए और नीचे बेंच पर रखिए और उसमें चिपकाने की कोशिश कीजिएगा, तो वो दिखेगा कि आपको चिपकते हुए नजर आएगा। लेकिन ऐसे पेन अगर चिपकाइएगा तो नहीं चिपकेगा। इसका मतलब क्या होता है, आवेश उत्पन्न हुआ है। क्या आवेश उत्पन्न हुआ? आवेश कैसे उत्पन्न होता है, यह बात आप समझिए। घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, वही चीज हम लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, अर्थात जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे, पदार्थ के इस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। यानी आपको देखिए कलम में उसमें गुण नहीं था कागज चिपकाने का। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, बेंच पर रखिए, टेबल पर रखिए, आप जहां हैं बुक में रखिए, बुक पर रखिए, और उसके बाद आप बाल में कलम को रगड़िए। पहले चिपका के देखिए, वह नहीं चिपकेगा, यानी चंबुक का काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ देर अगर बाल में ऐसे ऐसे खूब रगड़िए, उसके बाद चिपकाने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा वह चिपकने की कोशिश करेगा, यानी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में घर्षण के कारण या उसमें क्या कहते हैं, घर्षण करने से हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। अर्थात जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, होने लगे, उसे इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, जब कोई पदार्थ अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, उसे आवेश करते हैं। अभी कलम देखिए आपके उसमें नहीं चिपक रहा था, लेकिन बाल में रगड़ने के बाद वह चिपकने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कलम का कुछ इलेक्ट्रॉन बाल में चल गया, बाल का कुछ इलेक्ट्रॉन कलम में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण उसमें चार्ज उत्पन्न हुआ, यानी आवेश हुआ। समझ गए? उसी को हम आवेश कहते हैं। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहाँ लिखे भी हुए हैं, घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। यानी रगड़ने के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। रगड़ने तो लिख नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश दो प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। देखिए आवेश क्या प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। यह आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अभी हम आपको बता भी चुके हैं, आवेश उत्पन्न का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अभी हम बताए थे आवेश जैसे हम किसी चीज में रगड़ेंगे तो उस चीज का दोनों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तभी आवेश उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब हम लोग यह भी समझ लें धन आवेश क्या है। धन आवेश में क्या होता है, अभी हम आपको कुछ देर धातु अधातु में बताया है, सोडियम में प्लस चार्ज होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धन आवेश कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम ऋण आवेश कहेंगे। यह बात हम पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो
उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। यानी देखिए सोडियम पर धन आवेश चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसे धन आवेश, और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सुंदर से, लाजवाब से, आसानी से। तो यह है, कहते हैं लोग फिजिक्स भारी है। क्या फिजिक्स भारी है? अरे भैया कुछ भारी नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको फिजिक्स चुटकियों में निकल जाएगा, समझ गए? तो क्या हो गया, यहाँ देखिए आवेश के पर दो प्रमुख गुण है। यह भी गुण आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षण होता है, मतलब अलग होता है। सजातीय मतलब समझिए, सजातीय मतलब होता है यदि माइनस माइनस रहे तो दोनों एक जाति का सजातीय कहेंगे, प्लस प्लस रहे तो दोनों एक जाति का सजातीय कहेंगे। यह दोनों में अगर चुंबक दूर लीजिए, अगर माइनस माइनस दोनों एक साथ चिपकाइएगा तो देखिएगा दूर भागेगा, अगर प्लस प्लस भी चिपकाइएगा तो दूर भागेगा, और जैसे ही माइनस माइनस चिपकाइएगा तो फटाक दबर चिपक जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सजातीय जो होगा, स्वजातीय ध्रुव में उसको चिपकाइएगा तो प्रतिकर्षण होगा यानी दूर हटेगा, और विजातीय में जैसे प्लस माइनस ध्रुव में जैसे ही सटाइएगा तो चिपक जाएगा फट दबर, चाहे माइनस प्लस में जैसे ही चिपकाइएगा तो चिपक जाएगा। उसको हम कहते हैं आकर्षण। उसको क्या कहते हैं? आकर्षण गुण। अब इसके दो प्रमुख गुण आप याद रखिएगा, स्वजातीय में प्रतिकर्षण मतलब हटता है, विजातीय में आकर्षण यानी सटता है। यह बात आप देखिए, प्लस माइनस आकर्षण, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे तो प्रतिकर्षण यानी हटने का काम करता है। इतना बात आप बहुत ही सुंदर से बेखूबी से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो रोक कर सोच कर समझ कर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज में वृद्धि होगा। समझ रहे हैं? आगे हम लोग आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI कहिए चाहे जो भी कहिए, उससे कम नहीं। यह तो कई बार पूछा गया है, कूलम के नियम को लिखें। इतना छोटा होते हुए भी यह 5 नंबर के आपके सवाल पूछा जाएगा। और क्या बताया? कुछ नहीं बताया। देखिए कूलम महोदय एक आदमी का नाम है, इन्होंने कुछ नियम दिया, उस नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या दिया है? दो आवेशों, आवेश पढ़ चुके हैं, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, क्या है? धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। आवेश का दो गुण बताए हैं। क्या क्या गुण बताए हैं? आवेश में समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, हटेगा, और असमान रहेगा तो वह क्या हो? आकर्षण होगा। तो वही यहां कह रहे हैं, कूलम के नियम में हम लोग पढ़ेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे हम कूलम के नियम कहते हैं। अभी हम आपको पूरा चीज बता चुके हैं, तब हम कूलम को नियम बता रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? आराम से समझ में आएगा। मतलब दो आवेश जब भी रहे उसके बीच जो लगने वाले बल हो, दो आवेश के बीच लगने वाले बल को, यानी दो आवेश है, आवेश दोग है यानी चुंबक दोग है, उसको यदि आकर्षण अगर विपरीत आवेश रहे तो आकर्षण होता है, समान आवेश रहे विपरीत रहे तो आकर्षण, असमान रहे तो प्रतिकर्षण। वही दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, उसी के बारे में एक नियम प्रतिपादन किया कौन? कूलम ने। उसी को हम कूलम के नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? दो बार आप पढ़ेंगे तो जीवन में नहीं भूलेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम को प्रतिपादित किया, यानी नियम दिया, जिसे हम कूलम का नियम कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बीच बारे में जो एक नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे हम कूलम का नियम कहते हैं। इतना बात आप बहुत ही बेखूबी से बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलम का नियम क्या होता है। भाई कूलम का नियम क्या होता है? इसने दो बात बताया, वह बहुत सुंदर से आप याद रखेंगे। इसमें लगने वाला बल, यह दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल जो होता है, लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती है। आवेश को हम Q1 Q2 से सूचित करते हैं। क्यों करते हैं हम आगे बताएंगे, पहले आप इतना को समझ लीजिए। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी फोर्स, बल मतलब फोर्स। देखिए F वेरीज यानी समानुपाती, F समानुपाती Q1 गुना Q2। यह किसने बताया? कूलम का पहला नियम। आपको कहेगा कूलम का पहला नियम क्या है? चाहे कूलम के नियम को लिखें तो यह पूरा लिखेगा तो 5 नंबर देगा, और चाहे कूलम का पहला नियम कहेगा तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर बन जाएगा। तो इसमें लगने वाला दो आवेश के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 गुना Q2। दो आवेश है Q1, मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल है यानी F जो है भेरिज होता है, यानी समानुपाती होता है Q1 गुना Q2। इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं। थोड़ा सा आप इसमें कुछ ट्विस्ट लाएंगे, इसलिए मानते हैं।
अब देखिए आगे, इसमें लगने वाला बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए समान अनुपाती मतलब होता है इसका अनुपात समान हो एकदम, इसका अनुपात समान हो एकदम। बात यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यदि समान अनुपात है तो यदि यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती में है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, समझ गए एकदम। व्युत्क्रमानुपात मतलब ये होता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए लगने वाला बल है एफ, यानी बल कहिए या फोर्स कहिए, समानुपाती का चिन्ह दे दिया है 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r², अर्थात यह हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से आप कुछ देखिए, कुछ दिख रहा होगा तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एफ वेरीज, क्या लिख सकते हैं, Q1 गुना Q2 R इंटू Q1 गुना Q2 लिख सकते हैं, Q1 गुना Q2, यही हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हम वेरीज को साइन को हटाएंगे तो कुछ हम नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, जिसका नाम देते हैं हम के, जिसका नाम क्या देंगे हम लोग के। तो जैसे ही इसको यह वेरीज को हटाएंगे तो एफ बराबर हम देंगे के इंटू क्या हो जाएगा बताइए, Q1 गुना Q2 बटे R², यही हो जाएगा। अब यही नियतांक का कुछ मान होता है, क्या होता है, यानी के बराबर क्या होता है, जहां के बराबर हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा चलेगा। तो ऐसे तो कूलम का नियम यही हो गया, लेकिन आप नहीं भी लिखेगा, यह लिख दीजिएगा तो बहुत सुंदर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन क्या होता है 0, यह उसका मान होता है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एफ बराबर के का मान तो लिखिए दिए, तो यहाँ के का मान तो लिख देंगे हम, तो क्या हो Q1 बटे Q2 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इतना बात आप लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए या करके हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिख सकते हैं गुना में Q1/Q2 बटे R²। यही आपका F बराबर कर देंगे यहाँ पर, तो यह कूलम का नियम हो जाएगा। बहुत सुंदर से थोड़ा सा लिख लीजिए आप। हम यहाँ पर F मिटाकर या मिटाकर आपको यहाँ सुंदर से ये कॉलम भी बना देते हैं, जो कि आप भी कहिएगा क्या सर बनाए, समझ गए। कॉलम का नियम को हम घेर दिए, और क्या करेंगे यहाँ एफ लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। यही आपका फाइनली कूलम का नियम हो गया। इतना बात यदि समझ रहे हैं तो बहुत सुंदर है। आगे हम लोग आएंगे, कुछ उसी के बारे में समझेंगे। कूलम का नियम 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, समझ गए, कुछ नहीं है, बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे आइए, आवेश उत्पन्न करने के एक उपाय को लिखें। तो क्या हम लोग बोले थे ना, घर्षण यानी रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न कर लेंगे, एक उपाय लिख दिए घर्षण। आवेश मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं हम बताए थे, 2, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के 2 मौलिक गुण लिखना है तो वही लिख देना, सजातीय में प्रतिकर्षण मतलब हटेगा, विजातीय में सटेगा यानी आकर्षण होगा। बस इतना साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग चलेंगे विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा हम लोग पढ़ लें या छोड़ दें, आप ही बताइए। विद्युत धारा पढ़ लें या छोड़ दें, तो हम तो कहते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना छोटा वीडियो बनाइएगा तो क्या होगा, ये तो बहुत छोटा हो गया। इतना छोटा तो नहीं चलना चाहिए, समझ गए, इतना छोटा नहीं चलना चाहिए। हम लोग पढ़ ही लेते हैं विद्युत धारा, समझ गए। विद्युत धारा क्या है, अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ तो कास्टिंग था, टेलर था। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि विद्युत धारा किसी चालक तार से, यहाँ देखिए तार जोड़ दीजिए, यहाँ किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, या हम आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सुंदर से पढ़ सकते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। कितना आसान है, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शुरुआत में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है। अभी यह भी बताए थे कि विद्युत धारा जो चालक तार है उसमें क्या क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है याद रखेंगे तो बहुत सुंदर होता है, 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि यह आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आगे चलकर यह भी हम बताएंगे। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा के क्या से सूचित किया जाता है, आई से सूचित कर जाता है, याद रखेंगे। यदि t समय में किसी चालक तार से q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा
बराबर Q बटे T, यानी विद्युत धारा का ही हम जानते हैं और Q बटे T हम लिखेंगे, यानी Q बटे T क्या हो गया, यानी हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आराम से ऐसे हम कह सकते हैं। वही दिया हुआ है T समय में किसी चालक तार से Q आवेश प्रभावित हो तो हम कह सकते हैं यह फॉर्मूला हो गया I बराबर QT। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं Q लिखें तो तिरछा तुरछा गुना हो जाएगा तो IT। यह दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम देगा बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर होता है, ये तो गांठ बन के याद कर लीजिए। इसे I से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, उसको ऐसे A लिखा जाता है। अब विद्युत धारा के अमीटर या एमीटर से की सहायता से मापी जाती है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, एमीटर या अमीटर की सहायता, विद्युत धारा एमीटर या अमीटर की सहायता से मापी जाती है, बहुत ही सुंदर से याद रखेंगे। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसमें सदिश नहीं है, समझ गए, इसमें अदिश राशि है। विद्युत धारा आप जिधर मन होगा उधर तार जोड़कर लाती है, विद्युत धारा जा रहा यहाँ पर एक कनेक्शन कर लीजिए, इधर आ जाएगा, इधर। लेकिन गोली से चला हुआ बंदूक से अगर निकला हुआ गोली क्या उधर बदलेगा, नहीं बदलेगा, जिस दिशा में छोड़िएगा वही दिशा में चल जाएगा, वह सदिश राशि होता है। या विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि होता है। इतना बातें भी याद रखते हैं, बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, थोड़ा सा हम परिचय कर लिए, बहुत सुंदर से, बहुत ही आसान भाषा में थोड़ा सा परिचय किए। विद्युत धारा होता क्या है, इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, I से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, I बराबर Q बटे T होता है, यानी Q क्या है आवेश और T क्या है समय है। तो समय, इतना बात आप बहुत सुंदर से समझ रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे चालक पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाए उसे हम चालक या सुचालक कहते हैं। अरे भैया ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, ये तो आप बच्चा वाला सवाल हो गया, ये तो गरीब से गरीब बच्चा जानता होगा। जिससे होकर विद्युत धारा जाता है उसे हम चालक तार कहेंगे, और जिससे होकर विद्युत धारा नहीं बहता उसे हम अचालक कहेंगे। इसको सुचालक भी कहते हैं, समझ गए, इसको कुछ अचालक को कुचालक भी कहते हैं। दोनों परिभाषा आपके सामने में हो गया। लेकिन आपके एग्जामिनर ने एक वैसा क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आप कहिएगा चांदी। क्या कहिएगा भैया, चांदी। बहुत सुंदर से, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। मनुष्य जानवर का शरीर प्योरीफाइड अशुद्ध जल, शुद्ध जल नहीं, अशुद्ध दर आर्द्र नमकीन युक्त हवा उत्तर जैसे पदार्थ होकर विद्युत धारा, ये क्या भाई वैसे पदार्थ से होगा। देखिए यह वैसे पदार्थ से होकर विद्युत धारा यहाँ होना चाहिए, यह बेचारा यहाँ आ गया, डबल डबल लिखा गया, इसलिए इसको काट दीजिए भाई, काट दीजिए, समझ गए। डबल डबल लिखा गया था, थोड़ा सा गलती तो होता है टाइप में, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे रहते हुए आपको काहे का चिंता, समझ गए। तो देखिए विद्युत का चालक कौन कौन चीज होता है, सोना, चांदी, लेकिन सबसे चालक तार ये होता है चांदी, सबसे सुंदर, समझिए। तो वह याद रखेंगे, लोहा, एल्युमिनियम यह सब चालक है। कुचालक क्या होता है, विद्युत धारा के आसानी से प्रभावित नहीं हो, जिससे विद्युत धारा नहीं प्रभावित हो उसे हम अचालक या कुचालक कहते हैं। बस जैसे कांच, कांच से विद्युत धारा नहीं होता है, करंट में सटा दिए कुछ नहीं होगा। मोम, लाह, चमड़ा, रबर, लकड़ी, यह सबसे क्या होगा, नहीं विद्युत धारा प्रभावित। तो बहुत आसान से हो गया। आगे आइए अर्धचालक के भी बारे में पढ़ लीजिए, देखेंगे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है भाई, क्या इन्हें पढ़ लेंगे आप लोग, आराम से पढ़ लेंगे। अर्धचालक पदार्थ क्या है, वो ऐसे पदार्थ चालक अचालक के बीच का हो, अर्धचालक का, जैसे पारा, इसमें जा भी सकता है विद्युत और विद्युत नहीं भी जा सकता है, बीच का भाग हो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे, समझ गए। एक चीज तो और बताना था लेकिन है नहीं इसमें, तो इतना ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, विद्युत हम अगले से पढ़ेंगे कि पढ़ ले विद्युत और विभवांतर पढ़ लेते ना तो बड़ी मजा आता। विद्युत विभवांतर ऐसा नहीं है कि हम प्ले लिस्ट नहीं बनाया, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एग्जाम फ्लक्स चैनल जो आपका प्यारा सा चैनल है उसमें जाएंगे तो मैथ चाहे देखिए, फिजिक्स देखिए, हिंदी ग्रामर देखिए, हिंदी देखिए, संस्कृत का 1 by 1 चैप्टर देखिए, काव्य खंड देखिए, आपका सारा चीज बना हुआ है। मैथ का देखिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब कुछ बना हुआ है। आप जाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक देख सकते हैं, बायोलॉजी देख सकते हैं। आपका हमने वादा भी किया है दिसंबर 2025 तक तो हम पूरा सिलेबस भी आपको करवाएंगे। उसके बाद हम लोग रिवाइज और संभावित क्वेश्चन की ओर आएंगे। देखते हैं बहुत निकालता है, इंद्रधनुष, फलना चिलना, प्रहार, अंतिम प्रहार, वह सब तो नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करेंगे। 1 शॉट जरूर लेकर आएंगे, प्रत्येक बुक जैसे मैथ का है उसका 1 शॉट डालेंगे। आप अगर देख लेते हैं तो बहुत सुंदर से आप निकल जाएंगे, समझ गए। तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन लास्ट में
यह आवेश के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, यह भी पढ़ चुके हैं। आवेश में दो गुण होता है, वह पढ़े थे, सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण होता था, पढ़ लिए। कूलम का नियम हम लोग बहुत ही सुंदर से लाजवाब से पढ़ लिए, इसको भी आप बढ़िया से देख सकते हैं। और आवेश उत्पन्न करने के उपाय क्या है? घर्षण है। आवेश मुक्तता कितने प्रकार के? दो प्रकार, सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण, यह बहुत सुंदर से बता चुके हैं। और विद्युत धारा किसी चालक तार से क्या हो, सब कुछ हम आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत, लेकिन यह याद रखना है I बराबर Q बटे T, मतलब विद्युत धारा और आवेश बते समय, आपको यह याद रखना। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, यह भी याद रखेंगे। विद्युत धारा को एमीटर या एमीटर में अमीटर या एमीटर में मापी जाती है, यह भी याद रखेंगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यह भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से याद रखना है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। आगे आइए, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं और अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यहां तक हमने पिछले वीडियो में बहुत ही कम समय में देखा था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही लाजवाब तरीका से, और जिसको कहते हैं लाजवाब तरीका। यह क्या है? विभव। विभव और विभवांतर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो विभव क्या है, यह पहले एक बार हम आपको पढ़ के और समझाने की कोशिश करूंगा। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किया गया कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम आपको कुछ समझाते हैं। मान लीजिए यह क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यह क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र है, यहां तक लाने में मान लीजिए यहां पर कोई आवेश है, यहां पर कोई आवेश है और दोनों धन आवेश है, दोनों धन आवेश है, दोनों धन आवेश है। तो इस समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी दोनों को एक दूसरे के विपरीत धकेलता है। तो इसमें यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो बल लगा होगा। यह बल को ही, यह जो लगा बल और विद्युत क्षेत्र में आया, इसी बिंदु को हम विभव कहते हैं, इसी बिंदु को हम विभव बिंदु कहते हैं। समझ गए? यह जो बल लगा हुआ है, यहां से यहां आने में कितना बल लगा होगा? बहुत बल लगा हुआ होगा, बहुत बल लगा हुआ होगा, इसी को हम विभव कहते हैं। और यह विभव से मान लीजिए यहां लाया तो कम ही, आप इसके नजदीक आ जाएंगे। अगर हम इसको यहां से यहां अगर इस बिंदु को लाना चाहे, या विभव को यहां लाना चाहे, तो और ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना नजदीक जाएगा उतना प्रतिकर्षण होगा। तो अब यह देखिए, दो विभव बिंदु के बीच का अंतर ही विभवांतर कहते हैं, या विभव 1 अभी 1 अभी 2 कह सकते हैं। समझ गए? या विभव 1 और विभव 2, तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा विभवांतर कहलाएगा। और विद्युतीय क्षेत्र में किसी विभव बिंदु से इस क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वो क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। देखिए वही लिखल है, इकाई धन आवेश को अनंत से, देखिए अनंत से या अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के, देखिए इस विद्युतीय क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जो यह लाने में जितना कार्य किया गया है उसे हम विद्युत विभव कहेंगे। इतना बात आप समझ गए। अगर यह नजदीक लाएंगे तो दुगो विभव हो गया, यही दुगो विभव का बीच के अंतर को क्या कहता है? विभवांतर कहते हैं, वो आगे हम बताएंगे। तो देखिए, विभव बराबर एक फॉर्मूला होता है, कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश। तो कार्य को SI मात्रक जूल होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विभव बराबर कार्य जूल बटे आवेश। क्या लिख सकते हैं? जूल बटे आवेश हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? यानी विभव बराबर हम लिख सकते हैं, विभव बराबर जूल बटे आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। याद रखेंगे, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, यह भी हम लिख सकते हैं। तो यहां भी लिखा हुआ विभव का SI मात्रक बराबर कार्य का SI मात्रक बटे आवेश का SI मात्रक। देखिए, कार्य का SI मात्रक जूल और बटे क्या हो? आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो वही यहाँ परिभाषा लिखा है, विभव बराबर जूल बटे कूलम, यानी वोल्ट, यानी बराबर वोल्ट, यानी इतना वोल्ट इसको लिखेंगे। समझ गए? विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, यह भी हम आगे देखेंगे, इसको आप अभी नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यहाँ लिखा हुआ है, क्यों नहीं देखेंगे? विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखेंगे। विद्युत विभव अदिश राशि है, हम बताए थे इससे पहले, विद्युत भी क्या है? अदिश राशि है, और विभव भी क्या है? अदिश राशि है। यह बात आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव को लिहाज से। आगे आइए, विभवांतर हम बता चुके हैं, विभवांतर आपको बता चुके हैं, विभवांतर यहाँ है, तब हम इसको बताएंगे।
बाद हम बताएंगे, पहले विभवांतर समझिए क्या है। विभवांतर से आप क्या समझ, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश में ले जाने की क्रिया को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। हम बताए थे ये विद्युतीय क्षेत्र में था बिंदु, और विद्युतीय क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो लाया गया कार्य होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहेंगे। इतना बात आप समझ गए होंगे। यह भी एक अदिश राशि है, देखो विद्युत भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है। तो विभवांतर बराबर भी सूत्र जूल बटे कूलम होता है, वह भी सूत्र यह है। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, जिसे भी से सूचित किया जाता है। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, दोनों का सेम है। अब यहाँ लिखा हुआ है, हाईलाइट करके देखिए, इकाई धन आवेश में विद्युतीय क्षेत्र में किया किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। अब देखो यह बात आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कह रहा है विभवांतर का मान 1 जूल होगा। तो हम क्या करते हैं कि किया गया कार्य, देखिए कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, लाने में किया गया, देखिए विभव बराबर क्या होता है, अभी हम बताते हैं। विभव बराबर होता है जूल बटे कूलम यानी सी। तो हम देखिए विभव बराबर जूल का मान अगर 1 जूल किया गया कार्य है, वोल्ट क्या है 1 है, विभव क्या है 1 है, तो कूलम कितना यहाँ लिखा हुआ है, किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट कहलाता है। यानी आवेश क्या होगा, आवेश अगर बात करें तो यहाँ कूलम का मान भी क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। क्या आवेश भी 1 होगा। इकाई धन आवेश में मतलब एक धन आवेश रहेगा, आवेश अगर एक धन आवेश रहेगा, 1 कूलम रहेगा, और विद्युतीय क्षेत्र में किया गया कार्य भी 1 रहेगा जूल, और विभवांतर भी 1 रहेगा, विभव में अंतर भी 1 रहेगा, तो वह सब 1 ही होगा, 1 ही। उसमें जो खिचड़ी आपका बन गया होगा ये आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश यह कीजिए, सिर्फ इतना बात आप समझ लीजिए, आप समझ भी गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, देखिए बताते हैं। इकाई धन आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर का मान भी 1 वोल्ट कहलाता है। इसलिए इकाई धन आवेश होगा तो सब 1-1 होगा, इतना बात याद रखेंगे। एक और समझ लीजिए, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट होता है। अभी सेम चीज बताया है, देखिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 वोल्ट से क्या समझते हैं यही चीज लिखेंगे। 1 कूलम आवेश को अनंत से, देखिए 1 कूलम आवेश यानी C बराबर 1 हो गया, तो किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल यानी J बराबर 1 है, यानी विभव बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलम। तो हम कह सकते हैं 1/1, तो विभव का मान भी 1 हो गया। तो दिक्कत है, V बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हो गया, विभव बराबर भी 1 वोल्ट हो गया। तो यहाँ तो ठीक ही लिखा है 1 वोल्ट होता है, समझ गए। ये इसमें कोई आवेश का प्रभाव क्या होता है, धन आवेश में होता है उच्च से निम्न। देखिए यह धन आवेश है तो अमीर आदमी क्या होता है, गरीब आदमी के इधर जाता है, और गरीब आदमी क्या करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इसको पैसा कौड़ी का जरूरी है, ऋण मतलब माइनस, गरीब आदमी या क्या करेगा, प्लस की तरफ जाएगा या क्या करेगा, माइनस की तरफ चलेगा। तो इतना बात आप याद रखेंगे, धन आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। देखिए ये उच्च विभव है, फिर धन आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। देखिए यह जो है इधर और यात्रा करेगा, और ऋण आवेश जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएगा। यह बात आप याद रखेंगे, दोनों आगे काम देगा। विभवांतर समझ गए, यह भी बता दिए, और यह भी बता दिए 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, यह भी हम आपको बता देते हैं। यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश यदि प्रवाहित होता है तो हम कह सकते हैं चालक भी 1 एम्पियर का हो, धारा जा रहा है। चालक में कितना चालक तार में कितना एम्पियर का धारा जा रहा है, 1 एम्पियर का धारा जा रहा है। इतना बात ये आप समझ लीजिएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, या बचा चुके हैं। कूलम किसके बराबर होता है, एम्पियर गुना सेकेंड। ये यहाँ दिया हुआ है आपका। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यह रहने देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग इसको पढ़ेंगे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो विद्युत परिपथ मतलब होता है रास्ता, विद्युत का रास्ता। विद्युत परिपथ एक ऐसा व्यवस्था है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है ना लगातार होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यह जो है बैटरी का सिंबल, एक छोटा एक बड़ा वाला दे दीजिएगा तो यह बैटरी का सिंबल है। यह 2-3 बैटरी लगा दीजिएगा, जैसे एक छोटा एक बड़ा, फिर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा बड़ा, तो यह हो जाएगा आपका कौन सी का सिंबल, समझ गए। यह जो हो जाएगा बैटरी का, यह हो जाएगा सेल का, यह हो जाएगा बैटरी का, यह हो जाएगा आपका सेल का।
इतना बात आप समझ रहे हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेल और बैटरी अलग बड़ी, एक रहेगा तो सेल हो जाएगा और डबल रहेगा तो बैटरी। तो यहाँ क्या है, बैटरी लगा हुआ है, यहाँ क्या है, बैटरी लगा हुआ है, यहाँ स्विच लगा हुआ है। यह देखिए यह स्विच है ऐसे, और जैसे ही इसको यहाँ गिराएंगे तो यह लाइन इससे प्रभावित हो रहा है। यहाँ बैटरी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जैसे ही यहाँ स्विच दाबेंगे तो इधर से होकर यहाँ फ्यूज एक लगा दिया गया है, ज्यादा वोल्टेज में उड़ जाएगा। यहाँ एक बल्ब लगा दिया गया है और यहाँ इसको विद्युत परिपथ कहते हैं, इसको वायर कहते हैं। यह ऐसा वायर है जिससे होकर विद्युत जाती रहती है। यहाँ एक स्विच लगा दिया जाता है, जैसे ही ऑन करेंगे हम लोग यह विद्युत लगातार जाएगा, इसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहेंगे। बहुत आसान चीज है, फिजिक्स तो इतना आसान है कहिए नहीं। अब सेल और बैटरी क्या है, यह आपको पूछा जाता है। तो सेल में क्या होता है, सेल एक ऐसा युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह सेल आप देखे होंगे घर में टॉर्च में लगाया जाता है। तो यह जो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। बैटरी देखिए, बैटरी भी सेम चीज है, सेलों का एक ऐसा समूह जो ऊर्जा का स्टोर करता है, यह ऊर्जा का स्टोर करता है। यह भी रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देता है, बिजली में परिवर्तित या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इसे डिस्चार्ज करता है। जब इसमें चार्ज स्टोर रहता है, डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी फिर से चार्ज होता है। अथवा कहेंगे सेलों के समूह को हम बैटरी कहेंगे। अगर 2-3 को सेल लगा देंगे तो हम बैटरी कहेंगे, समझ गए। 2-3 को सेल लगा देंगे तो हम लोग बैटरी कहेंगे। अभी बताए थे सेल का सिंबल इतना ए होता है और बैटरी का सिंबल इतना ही नहीं, 2-3 लगा दीजिएगा तो यह बैटरी का सिंबल होगा। आप याद रखेंगे सिंबल भी, जहां भी इस तरह का रहेगा तो आप कहिएगा यह बैटरी है, और जहां भी इस तरह का रहेगा, इस तरह एक ऐसे बड़ा एक छोटा, तो यह सेल कहिएगा। इतना बात आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह भी है, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है। एमीटर जिससे आपको विद्युत मीटर आपके घर में जो लगा हुआ रहता है, ऐसा ही आपके घर में लगा हुआ होगा मीटर, समझ गए। तो इसी को हम एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने की युक्ति या यंत्र को हम क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। विद्युत धारा जो मापते हैं आपका कितना उठा है बिल, उसी को हम कहते हैं विद्युत मीटर या एमीमीटर कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे क्या जोड़ा, श्रेणी क्रम में क्या है और समांतर क्रम में क्या है, आगे हम बताएंगे। काल यह समझिए, इसको जो है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको सिंबल की यदि बात करें, ए लिख कैसे घुमा कैसे दे दीजिएगा, तो यह सिंबल हो गया एमीटर का। जहां भी ए लिख कर इसे घुमाकर ए लिखा हुआ ऐसे दिया हुआ तो कहना कि ए मीटर है। क्या लगा हुआ है, ए मीटर है। बस इतना बात आप याद रखें। आप देखिए वोल्ट मीटर भी समझ लीजिए। वोल्ट मीटर तो आपको समानता आपको नहीं देखे होंगे, यह मिस्त्री के पास रहता है, समझिए मिस्त्री के पास रहता है। यह देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, दो विभव के बीच के अंतर, दो विभव बिंदु के बीच के अंतर मापने की युक्ति को यानी वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को मापने वाले को हम युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। विभव हम बता चुके हैं, अनंत से जो विद्युत क्षेत्र में आने पर जितना बल लगता है उसी को हम विभव कहते हैं। और वही विभव को दो बिंदु के बीच को विभव को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे समांतर श्रेणी में जुड़ा जाता है। वोल्ट मीटर कौन जोड़ा जाता है, समांतर श्रेणी। इसे ही घर में समांतर श्रेणी ही घर में प्रयोग किया जाता है, आगे चलकर पढ़ाएंगे। इसका अगर सिंबल कहे तो वोल्ट मीटर को, तो ये हो जाएगा भी देख दोनों तरफ से खींच दीजिएगा, यह हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो ऐसा जहां भी रहे तो समझिएगा यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यानी विभव को मापने का यंत्र लगा हुआ है, विभव को मापने का यंत्र लगा हुआ है। इतना बात आप याद रखेंगे। वही जिसके इंतजार था आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है वह देख लीजिए। श्रेणी क्रम क्या होता है, यह पूछा जाता है, आपका टेस्ट में भी पूछा जाएगा। जब विद्युत के दो या दो से अधिक घटक इस प्रकार जुड़े होते हैं, इसमें से एक ही धारा प्रवाहित हो तो श्रेणी का। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ सेल लगा हुआ है, यहाँ से विद्युत यहाँ आ रहा है। देखिए एक ही को तार से यहाँ जो है, यहाँ देखिए कितना बल्ब लगा दिया गया, 3-3 बल्ब यूज कर दिया गया है और ऐसे इसको जोड़ दिया गया, तीनों जल रहा है। इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। या घर में यूज नहीं होता है, घर में यूज यह होता है। तो आपको कहेगा घर में जो तार लगा हुआ रहता है किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम। देखिए लिखा हुआ, जिस परिपथ में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़ा हो। देखिए ना, यह समांतर क्रम नहीं है, देखिए यह इसके समांतर, यह इसके समांतर क्रम में, यह श्रेणी क्रम में एक ही, कोई नहीं समांतर है, समझ गए। यह देखिए सब समांतर क्रम में लगा हुआ हो, यह इसे हम समांतर परिपथ कहा जाता है। घरों में लगे हुए बिजली के बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट आदि सभी समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अभी आदि सभी क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इतना बात याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। घर में जो आपको पंखा लगा है तो कौन सी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में, समझ गए। इतना बात आप बहुत ही अच्छा से याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका ये है, ओम के नियम क्या है, इनको पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। यह पढ़िएगा तो आपका 5 नंबर सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा, बहुत ही आसानी से, कम समय में हम आपको बता देते हैं। यही है ओम महोदय। यह क्या है, ओम महोदय है। इन्हीं ने एक नियम दिया, उनको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ओम का नियम क्या है खाली पूछेगा तो 2 नंबर का होगा, लेकिन कहेगा इसे सत्यापित कीजिए तो वह 5 नंबर का होगा। तो हम सत्यापित भी करेंगे। पहले क्या है यह देख लीजिए। विद्युत धारा और विभव के बीच संबंध बताने वाले नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। देखिए विद्युत धारा और विभवांतर,
विभव में अंतर जो होता है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध बताता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम आपको लिखना है, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लिख सकते हैं। इसमें कोई बेहिचक से आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत करने की जरूरी नहीं होगा। समझ गए? क्या होगा देखिए, लिखेंगे विद्युत धारा और विभव के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। विद्युत धारा और विभव के बीच के अंतर को कौन सी कहेंगे हम लोग? विभवांतर कहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा से आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। और यह भी बात आप समझ गए, तो अब हम इसको अब हम आगे इसको आपको बताते हैं यह होता क्या है। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को सिरे के विभव के सीधा समानुपाती होता है। सुनिए अच्छा से पढ़िएगा, तब इस ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? अचर ताप पर मतलब स्थिर ताप होना चाहिए, ताप होना चाहिए एकदम फिक्स होना चाहिए। किसी चालक से प्रभावित होगा, किसी चालक तार से अचर ताप फिक्स ताप पर प्रभावित होने वाली धारा चालक के सिरे के विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। यानी देखिए विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हो गया, ई विभवांतर का चिन्ह हो गया भी, तो समानुपाती हो गया। तो आप जानते हैं समानुपाती हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगता है, तो हम बराबर में 1/r यानी समानुपाती, यहाँ जो कांस्टेंट होगा 1/r इंटू भी हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तिरछा गुना करके, I बराबर v/r, या तो विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे रेसिस्टेंट। यह भी रेसिस्टेंट क्या होता है? प्रतिरोध होता है, यह भी हम आपको बताएंगे। अगर हम इसको चाहे तो v बराबर निकालना तो तिरछा गुना हो जाएगा, यानी v बराबर IR। यह एक आपका फॉर्मूला हो गया ओम का नियम महोदय ने, अर्थात देख आप इतना बात लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा से आपका 2 नंबर इतना मिल जाएगा। 5 नंबर में हम लोग सत्यापित करेंगे, आगे हम आपको बताते हैं क्या लिखिएगा। अचर ताप पर मतलब फिक्स चाप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरे के विभवांतर, चालक के सिरा के जो विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी होता है, समानुपाती लिख दिए, बस हो गया। इतना बात आप यहाँ से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं इसका पूरा नाम भी अगर याद रखना चाहते हैं तो जॉर्ज साइमन ओम है, इसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम इसका नाम है, पूरा नाम लिखिएगा तो जॉर्ज साइमन ओम है। इतना बात आप याद रखेंगे। इसको देखिए ओम का नियम के सत्यापन कैसे करेंगे यह भी आप देखेंगे। इसके लिए आपको एक फिगर लेना होगा, जैसे यहाँ बना हुआ है, हम बताते हैं। इस नियम के सत्यापन करने के लिए एक ओमीटर चाहिए, समझ गए? यहाँ पर क्या चाहिए? एक ओमीटर चाहिए। एमीटर देखिए यहाँ लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ एमीटर लगा हुआ। हम बोले एमीटर का सिंबल ए होता है। आराम से आप एमीटर यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं। और एक वोल्ट मीटर चाहिए, देखिए यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर का सिंबल है। यहाँ चालक तार चाहिए, देखिए यह सब चालक तार है, यह क्या है? सब चालक तार है। दाब कुंजी चाहिए, दाब कुंजी मतलब स्विच चाहिए, देखिए स्विच है, यह स्विच है, इसको दाबेंगे तो लाइन जाने लगेगा, विद्युत धारा परिवर्तित कर। बैटरी चाहिए, यहाँ पर हम लोग बैटरी भी लगा दिए हैं, देखिए यह बैटरी हुआ, सेलों के समूह है, 2-3 सेल लगा दिया, बैटरी हो गया। और परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए, जो घटते बढ़ते रहे वह प्रतिरोध चाहिए, रेसिस्टेंट चाहिए। परिवर्तनशील क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। यहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिए, को लेकर दिए गए चित्रानुसार हम लोग सजा देंगे। देखिए एक वोल्ट मीटर ले लेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर एक लगा देंगे विभवांतर नापने के लिए। यहाँ एक प्रतिरोध ले लेंगे, यहाँ एक सेल ले लेंगे, यह मीटर लगा देंगे, यहाँ स्विच लगा देंगे, और यह चित्रानुसार हम आप लोग सजा लेंगे। सजाने के बाद क्या करेंगे? एक दाब कुंजी यानी स्विच को दबाया जाता है। यह जैसे ही यहाँ हम दाबेंगे तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब कितना विद्युत प्रवाहित होता है यह एमीटर से नाप लेंगे, समझ गए? कितना एम्पियर की धारा, तो विद्युत धारा का मान ओमीटर से मापेंगे, इससे माप लेंगे। जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से माप लेंगे, इससे माप लेंगे विभवांतर का मान। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है, जब परिवर्तनशील प्रतिरोध जो है इसको आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो खिसकाएंगे तो अलग अलग स्थिति में धारा परिविभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होगा। इस जैसे ही खिसकाएंगे तो अलग अलग धारा जो विद्युत धारा है और विभवांतर का मान अलग अलग होगा, जिसे हम ग्राफ कॉपी पर सरल रेखा प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। इतना बात आप कह सकते हैं। तो ग्राफ पेपर क्या है? देखिए हम ग्राफ पेपर आपको इधर बना है ओम के नियम के, देखिए यहाँ इसको फिगर को जाना चाहिए वहां, यहाँ लाख रखा गया है। तो किसने आप लोग यह फिगर को क्या करेंगे? इसके बगल में, इसके नीचे में कॉपी में उतार लेंगे। यह यहाँ कोई जरूरी नहीं है, इसको वहां पर जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, आपके सामने में ले चलते हैं, क्या ले चलते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा आप रुक जाइए, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिए, ठीक है। आप हम इसको यहाँ
करके आपके सामने में ले आए हैं, इसको आप इधर ले आएंगे। देखिए होता क्या है, आप एक नए पेज में हम आपको देखिए ग्राफ को ग्राफ जो प्राप्ति होता है उसी के बारे में हम बताते हैं। देखिए ये आप वोल्ट मीटर का लिए ले लेंगे लाइन, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज को हम धारा ले लेंगे। जैसे ही जितना भी इसको प्रतिरोध को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो जैसे ही प्रतिरोध यहाँ 1 2 3 ले लीजिए, यहाँ 2 1 2 3 4, जैसे ही सॉरी बच्चों, जैसे ही प्रतिरोध धारा बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे प्रतिरोध को क्या वोल्ट मीटर बढ़ेगा घटेगा, तो मान लीजिए वोल्ट 1 बढ़ेगा तो यह धारा भी 1 बढ़ेगा, ये वोल्ट यह बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, वोल्ट 3 होगा तो धारा का मान भी 3 होगा, वोल्ट 4 होगा तो धारा का मान, मतलब यह सरल रेखा की एक प्राप्ति होगा। यह अगर आप बहुत सुंदर से जान रहे होंगे, थोड़ा सा आप किताब में भी जाकर देखेंगे तो आपका हो जाएगा। उतना विस्तार में हम छोड़ देते हैं, नहीं तो झूठे समय लगेगा। आप इतना लिख देते हैं तो काफी होगा। ये ग्राफ कॉपी पर सरल रेखा की प्राप्ति होता है, वही सरल रेखा यह है। देखिए सीधी रेखा की प्राप्ति हो रही है, इसलिए यह हो गया। अब आइए प्रतिरोध क्या है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं हर समय रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, प्रतिरोध क्या है वह हम बताते हैं। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को विद्युत धारा का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप जानते हैं, पुराना वाला बल्ब देखे होंगे, इसमें देखिए 2 ऐसे रहता है, 1 ऐसे रहता है। इसमें क्या होता है, ऐसे लगा हुआ रहता है, यानी बहुत सारा तार लगा हुआ रहता है। इसमें जब जितना तार रहता है इसे घुमा के लगा देता है, जिसके ज्यादा लंबाई का तार है तो यहाँ विद्युत का रुकावट ज्यादा होगा। विद्युत के रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत को रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये ओम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे आप लिख सकते हैं, ओम ऐसे आप लिख सकते हैं। ओम होता है जिसका किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का, याद रखेंगे। ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो याद कीजिए, यह किसी चालक तार से दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, का प्रवाहित धारा का मान 1 हो। अगर विभवांतर का 1 और विद्युत धारा का मान 1 हो तो 1 प्रतिरोध ओम कहलाता है। समझ गए, 1 प्रतिरोध ओम कहलाता है। आप सब में यही बात लिखिएगा, एक ही चीज पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, यह भी हम लोग देख लेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक की बात यदि हम लोग करें तो प्रति इकाई ताप बढ़ने से चालक पदार्थ में प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। या हम कह सकते हैं यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस पर उनके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि के प्रतिरोध ताप गुणांक कहता है। उससे भी आपको समझ में नहीं आया तो यह देखिए, प्रतिरोध के ताप गुणांक एसआई, प्रतिरोध के ताप गुणांक का एसआई क्या होता है, मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। प्रति डिग्री सेल्सियस, इसे अल्फा से सूचित, अल्फा ऐसे होता है, सूचित किया जाता है। इतना भी बात याद रखेंगे। नहीं समझे हैं तो प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, ताप मतलब ताप होता है, गुणांक मतलब गुणांक होता है। तो वही एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक तार के, प्रति इकाई ताप अगर बढ़ाने से चालक तार में क्या होता है, प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध में वृद्धि होगा, मतलब ज्यादा वहां प्रतिरोध की रुकावट होगा, उसे ही हम प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। इतना नहीं समझ जाइएगा। अगर कोई भी चालक तार में यदि ताप बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध में थोड़ा सा वृद्धि होगा, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इतना बात तो आसानी से आपको याद रह सकता है। अब सही, ओम के नियम को ताप का अचर क्यों रखा जाता है, यानी ताप को फिक्स क्यों रखा जाता है, यह भी आप देख लीजिए। जब किसी चालक तार का ताप बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी बोले हैं जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा भाई आंशिक रूप से, तो फिक्स रखेंगे तब ना भाई उसका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। तब यही लिखा है जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएंगे, जिससे पठन की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, यानी फिक्स रखा जाता है। इतना बात आप लिख दीजिएगा तो बहुत ही सुंदर से आपको नंबर मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रहा है, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी चालक तार का प्रतिरोध की यदि बात करें हम लोग तो चालक तार की प्रतिरोध का मतलब हो जाता है कि भाई जो चालक तार है, आपका घर में तार लगा हुआ है ना, यह इसमें रुकावट कौन कौन बात पर होता है यह ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह भी 5 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो खाली प्रकार लिख दीजिएगा, कितना होता है वह हो जाएगा, 2-3 लिख दीजिएगा। लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो बहुत ही सुंदर से इसी प्रकार से लिखना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यानी निम्नलिखित बात पर वह प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन कौन? चालक तार की लंबाई पर, अगर लंबा तार रखेंगे तो आपका जो है विद्युत धारा में
विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, रुकावट होगा। तार आपका छोटा रहेगा तो आपको विद्युत धारा अच्छा से प्रवाहित जाएगा, बहुत सुंदर से जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एकदम 100% समानुपाती, मतलब यही होता है। अर्थात चालक तार का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार का लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। अगर छोटा तार रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, यानी रेसिस्टेंट समानुपाती एल यानी लेंथ, समझ गया। एल हम लिख सकते हैं आराम से। आगे आइए, दूसरा इसका क्या है, एक क्वेश्चन भी उसे लगले हाथ बना देते हैं। इसको आप बहुत कम से कम 3-4 लिखिएगा, 5 तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा। अभी एक देखे हैं, चालक की तार की लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, तार की लंबाई पर, जब वही एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। देखिए जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा भाई। चालक तार की लंबाई होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। देखिए दूसरा है, चालक तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर। आप देखिए, यानी चालक तार के मोटाई पर भी निर्भर करता है। जब किसी चालक तार का क्षेत्रफल मोटाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। अगर तार पतला है तो वह बढ़िया से उसमें नहीं जाएगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध नहीं रोकेगा, वो बहुत सुंदर से जाएगा। देखिए ना, क्षेत्रफल और प्रतिरोध यानी मोटाई कहिए या प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। रेसिस्टेंट 1/A होता है। इतना बात आप याद रखेंगे, बहुत ही सुंदर से इतना बात आप याद रख सकते हैं, समझ गए। यह बात दूसरा हो गया। तीसरा बात हो गया, किसी चालक तार को क्षेत्रफल बढ़ाया जाए यानी मोटापा बढ़ाया जाए तो उसके बताए गए उसके प्रतिरोध का क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। मोटापा बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। चालक तार के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर, किसी चालक तार के उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे लोहा में प्रतिरोध ज्यादा होता है जबकि तांबा के तार में प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए तांबा और एल्युमिनियम का बनाया जाता है तार, बिजली का तार, ना कि लोहा। जबकि लोहा भी विद्युत का कुछ सुचालक होता है। सबसे अच्छा चांदी होता है विद्युत का सुचालक, याद अच्छे रखेंगे। लेकिन चांदी तो महंगा है, उसका तार कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए चालक के तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है और चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से प्रायः चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, तो पढ़ चुके हैं। ताप पर भी निर्भर करता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी बढ़िया से नहीं जाएगा। जैसे देखिए अपवाद में लिखा, जर्मन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और कार्बन लैंप, ये तीनों को घटता है। यह तीनों अपवाद में रख दीजिएगा। यह ऐसा पदार्थ है, इसमें अगर ताप बढ़ाएंगे नहीं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, नहीं तो बढ़ेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट ताप समूहन का, प्रतिरोध का समूहन पढ़ने तक छोड़ देंगे। विशिष्ट ताप सिर्फ देख लेते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या है। देखिए चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मीटर क्या है, ओम मीटर है। विशिष्ट चालकता क्या है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, ओम पर मीटर। देखिए 1/ओम ओम 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 मीटर, ओम मीटर होता है, 1/ओम मीटर होता है। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं ओम के माइनस और मीटर का माइनस, समवन, समझ गए, क्योंकि ऊपर जाता है तो माइनस होता है, यहाँ व्युत्क्रम होता है मतलब उल्टा होता है। इतना बात है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ओम ओम एम, ओम मीटर ऐसे लिख सकते हैं। इसका तो 1/, नहीं लिखेंगे, इसका सीधा समानुपाती होता है, समझ गए। जो होता है ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर क्यों होता है, कैसे होता है, यह हम लोग देखेंगे। ओम मीटर क्यों होता है और कैसे होता है, यह हम बहुत ही सुंदर से देखेंगे कि ओम मीटर कैसे होता है, समझ गए। यह नीचे वाला मिटा दिए हम इसलिए कि आपको कुछ इसका यह जो निकाला गया है ओम मीटर क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग अभी आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आपको हम इससे पहले हम बताए थे, क्या बताए थे बोलिए, यह जो चालक तार जो होता है प्रतिरोध का समानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आपके सामने में, यानी आर जो होता है चालक तार की प्रतिरोध का लंबाई जो होता है तो इसका जो क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण 1 मान लेते हैं। एक और बताए थे, प्रतिरोध जो होता है उसके मोटाई पर, चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं यह प्रतिरोध जो होता है 1/r भी, 1/ क्षेत्रफल एरिया भी होता है। यह समीकरण 2 भी करते हैं। मोटाई का यानी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह होता है। अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि ओम मीटर इसको कैसे रखा गया है। इसका एसआई मात्रक बहुत ही आसान है। अब देखिए पहले समीकरण 1 और 2 से अगर बात हम लोग करें, समीकरण 1 और 2 से यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, हम नीचे लिख देते हैं तब जगह बचेगा। समीकरण 1 और
2 से यदि हम बात करें, देखिए दोनों आर आर है तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा, वो L इंटू 1/a, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं R समानुपाती L/a लिख सकते हैं। अब L क्या है, लेंथ है, लंबाई है, लेकिन समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आप जानते हैं एक कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा एक P आएगा, क्या आएगा, इसको रो कहते हैं। यह जो सिंबल देख रहे हैं इसको रो कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, हिंदी में रो कहते हैं यह सिंबल। जहां यहाँ लिख देंगे यह यूज होगा रो L/a, रो L/a। जहां रो बराबर हम लिख सकते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। तो अब तो आप तिरछे, हमको तो रो का मान निकालना है, तो रो का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रो L, देखिए ऊपर है ये L है तो हम लिख सकते हैं रो L, यानी रो P जैसा लिखिए, रो L बराबर RA, चाहे आप AR लिख सकते हैं। अब देखिए ये रो बराबर भी हम कर सकते हैं, जैसे हम रो बराबर कर सकते हैं RA/L। अब देखिए रो तो प्रतिरोधकता, इसी का हम निकालना है ओम मीटर, तो रो, सॉरी बच्चों L अल्फा नहीं लिखना है, यह P दे दीजिए। रो बराबर हम लिख सकते हैं R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, यह बात आप जानते हैं। ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसा मीटर स्क्वायर होता है। और यह लंबाई क्या है, लंबाई भी, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यह देखिए मीटर, 1 मीटर कट गया तो यहाँ रो बराबर हो गया ओम मीटर आपका हो गया, इसीलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम मीटर है। आप इतना बात याद रखेंगे बहुत ही सावधानी से। एम स्क्वायर क्या है, यह एरिया, ये क्या है, यहाँ ये आप कह सकते हैं ये जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, और यह लंबाई है, समझ गए, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इतना बात याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब हमको यह नहीं पढ़ना है, हमको अब सीधी सी आएंगे, सीधी सी बात हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट प्रतिरोध का समूहन। समूहन मतलब होता है एक साथ करना, बहुत सा प्रतिरोध है उसको एक साथ करके हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक समांतर श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। लेकिन तो पहले यह तो समझ ले प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है, और इसमें के इतने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के वो होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए प्रतिरोध परिपथ में, यानी कौन सा परिपथ की बात कर रहा है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध का संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है पूछे तब पर भी यही लिख देंगे कि जब भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो या बढ़ाना हो, इसलिए प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोध का संयोजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहां पर हमको विद्युत धारा कम चाहिए तो वहां कम प्रतिरोध का लगाएंगे, जहां पर ज्यादा चाहिए एक से अधिक भी प्रतिरोध लगा देंगे, उसी को हम प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे, बहुत आसान से याद रखेंगे। जैसे क्या होता है, मान लीजिए विद्युत तार है, अगर हमको बहुत कम प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध का सिंबल है तो एक प्रतिरोध लगा देंगे, और मान लीजिए कि और भी हमें प्रतिरोध की जरूरी है और रुकावट इतना ज्यादा विद्युत की जरूरी नहीं है तो फिर एक प्रतिरोध लगा देंगे। यही हम प्रतिरोध का समूहन कहलाता है। एक से अधिक प्रतिरोध अगर एक जगह लगाया जाता है, विद्युत घटाना हो या बढ़ाना हो, इसलिए हम उसको प्रतिरोध का समूहन कहते हैं। समूहन कहते हैं मतलब जोड़ना कहते हैं, या इसको समूहन का मतलब भी हो सकता है जोड़ना, समझ गए। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणीकरण में, एक समांतरकरण में। दोनों को हम पढ़ेंगे। तो पहले श्रेणी, इसमें देखिए स्टार देख लिखा हुआ श्रेणीकरण में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले यह समझ लीजिए। जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है उसे श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ते हैं। देखिए प्रतिरोध का मान मतलब बढ़ाना रहता है तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब प्रतिरोध का मान घटाना रहता है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इतना बात याद रखेंगे। यानी विद्युत हमको ज्यादा चाहिए तो समझिए प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत कम मिलेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे, यानी प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, विद्युत में रुकावट पैदा करना, रोकना, समझ गए। तो प्रतिरोध यदि बढ़ाना होगा तो क्या होगा, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इतना बात याद रखेंगे। और प्रतिरोध घटाना होगा तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इतना बात याद रखेंगे। श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, अभी भी हम बताएंगे। प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन क्या है और श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, वह सब पहले हम यह श्रेणी क्रम को देख लेंगे, उसके बाद समांतर क्रम को जोड़ लेंगे, समझ गए। यह बढ़ाने घटाने का बात हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। समांतर क्रम में हमारा होता है प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे, समझ गए। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध एकदम बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में होता क्या है, एक ही तार में, देखिए एक ही तार में बहुत सारा प्रतिरोध लगा हुआ रहता है, तो देखिए इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब प्रतिरोध का मान रुकावट नहीं बढ़ाना है तो घर में क्या होता है, समांतर क्रम में बिजली होता है। अगर घर में अगर लगाएंगे तो ऐसे रहता है, देखिए ऐसे प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा, ऐसे प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा, तो देखिए इसमें जो है प्रतिरोध का मान हमेशा जो है ना
क्या होगा, उतना नहीं घटेगा। समझ गए, प्रतिरोध का मान घटाना है, बढ़ाना है तो बढ़ाना है तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर घटाना है तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। प्रतिरोध कम करना है तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि घर में बिजली कम ही आता है, 120 वोल्टेज का रहता है तो उसको कितना कम कीजिएगा, समझिए 220 वोल्ट का रहता है। समझ गए, तो आगे हम इसमें बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले समांतर क्रम संयोजन क्या है, और इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो 5 नंबर का सवाल पूछेगा, सिर्फ यह पूछेगा ना समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो बस इतना बना के इतना छोटा सा फिगर बना देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। लेकिन इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें, तथा इसे व्यंजक प्राप्त करें तो आपका 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। समझ गए, यह बात याद रखेंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या है, बहुत आसान है। देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोध में होता क्या है कि पहला प्रतिरोध के अंतिम सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। फिगर से ही आपको याद हो जाएगा। समझ गए, अभी हम इसको बताएंगे बहुत ही सुंदर से, पहले आप समझिए। देखिए प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, यानी पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर यह है और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर यह है तो से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर यह है और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर से जुड़ा हो, तीसरे प्रथम छोर से जुड़ा हो, तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। समझ गए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप लोग यह बात बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, बहुत आसान है, भाषा में लिखा हुआ है, अब पढ़ सकते हैं। अब जो मेन बचा 5 नंबर का, यह थोड़ा सा देखिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। एक पेज ले लेते हैं, हम आपको फिगर बना के बताते हैं। समतुल्य प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए पहले फिगर आपको बनाना होगा, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। समझ गए, तो फिगर बनाएंगे तो उसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं आपके सामने में। देखिए अभी तो फिगर आप देखे थे, तब पर भी हम समतुल्य प्रतिरोध का बना देते हैं आपको। मान लीजिए 3 ही प्रतिरोध हम ले लिए आपके सामने। देखिए इधर नहीं बनाएंगे, इधर बनाएंगे तब आपको अच्छा रहेगा, तब आपको समझाने में हमको अच्छा रहेगा। समझ गए, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 प्रतिरोध लगा देते हैं, समझ गए। भाग क्यों रहा भाई, फिर से बना देते हैं। चलिए यह क्या हो गया, यह लगा दिए। यहाँ पर एक स्विच अगर देना चाहते हैं तो दे देते हैं। मान लीजिए यह क्या है, स्विच है, समझ गए। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दी। लगाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ से विद्युत धारा जा रहा आई, जा रहा है विद्युत धारा आई, और यहाँ क्या हो रहा, प्रतिरोध 1 है तो इसको R1 R2 R3 मान लिए। यहाँ से यहाँ विभवांतर कुछ होगा, यहाँ इसको भी मान लीजिए। यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक कुछ अंतर होगा, V1 मानिए, यहाँ V2 मानिए, विभवांतर में कुछ अंतर होगा। यहाँ से भी विभवांतर में कुछ अंतर होगा, V3 मानिए। इतना बात आप समझ चुके हैं। अब इसी का एक समतुल्य बनाएंगे, समतुल्य प्रतिरोध का निर्माण करेंगे। मात्र एक, मतलब तीनों को मिलाकर हमको एक बनाना है। जब मान लीजिए तीनों का पावर 2 ओम का है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, तो समझिए 2 3 5 3 8 ओम का एक ही प्रतिरोध हम लगाएंगे। यहाँ पर एक ही प्रतिरोध यहाँ लंबा सा लगा देंगे, और ऐसा ही सेम इसमें हम आपको बैटरी लगा देंगे। यह मान लीजिए बैटरी है, यह मान लीजिए आपका बैटरी है, यहाँ से आपका जोड़ देंगे। इसमें भी विद्युत धारा I प्रभावित होगा, और यहाँ भी वोल्ट जो है भी वोल्ट, विभवांतर जो भी होगा, और प्रतिरोध जो होगा R होगा। इतना बात आप समझ लीजिए। इतना फिगर बनाना होगा इसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब इतना लिख लीजिएगा तो आप लिखिएगा ओम के नियम से। क्या लिखिएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि भार है, ओम के नियम से। ऐसा लिखने से पहले आप यह लिख लीजिएगा कि माना कि देखिए हम लिख दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखे माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रभावित हो रहा है। देखिए एक समान विद्युत धारा I प्रभावित हो रहा है, मतलब जा रहा है। इन बिंदुओं पर विभव क्रमशः V1 V2 V3 है, V1 V2 V3 है। यह बात लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा ओम के नियम से। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर IR, आप जानते हैं पहले से, यह हो गया। अब देखिए हम इसी नियम का प्रयोग करके हम इसको बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तो I नहीं बदलेगा, सिर्फ V और R1 मतलब प्रतिरोध और विभवांतर बदल रहा है।
तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 बराबर I का मान I रहेगा, R1 रहेगा, V1 बराबर R1 रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके इस पुल के बारे में अगर बात करें तो विभवांतर बराबर V1 बराबर I R2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसके बारे में अगर लिखेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I R3, यह समीकरण 3 हो जाएगा। अब समतुल्य प्रतिरोध के बारे में अगर देखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I R सिर्फ हो जाएगा, यानी I R S रख दे RS कर सकते हैं इसको, मतलब सम, क्योंकि पहले से हम यहाँ S लिखे हैं तो इसको 4 समीकरण लिख लेंगे। अब समीकरण 1 2 3 के लिए या समतुल्य प्रतिरोध के लिए यह भी लिख दीजिएगा, समतुल्य प्रतिरोध के लिए आप बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि अच्छा लिखल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 1 2 3 को देखेंगे, समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को हम लोग जोड़ने पर, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, LHS को LHS, RHS को RHS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ गए। अब देखिए V1 V2 V3 यह तीनों विभव में मिलाकर तो हमारा तो एक ही विभव प्राप्त हो रहा है। देखिए यह जो है विभवांतर जो है तीनों मिला देंगे तो यहाँ जो है तीनों मिला तो हमारा भी विभवांतर प्राप्त हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। तीनों मिलाकर हमको एकदम भी अति प्राप्त हो रहा है। तो इसके बारे में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी। यह तीनों के बारे में हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह तीनों का मान हम यहाँ समतुल्य में भी माने हैं, समतुल्य में भी माने हैं। तो भी बराबर यहाँ आई तीनों में कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब भी का मान समीकरण 4 से देखिए, भी बराबर IRS है तो भी के स्थान पर हम IRS लिख सकते हैं। यह देखिए समीकरण 4 से तो क्या लिख सकते हैं, भी बराबर दोनों है RS, तो हम लिख सकते हैं IRS बराबर 1 R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समझिए I कट गया तो समतुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर मतलब प्रतिरोध का सम जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही आपका समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के लिए आप सूत्र हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपको यह पता चल रहा है जैसे ही कोई चीज हम इसमें आपका न्यूमेरिकल पूछेगा कि समान श्रेणी क्रम में, आपको श्रेणी क्रम में कोई जुड़ा हुआ है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो कहेगा इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस सबका जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबका जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आप बुक से जाकर भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से आपका यह हो गया। अब हम लोग चलेंगे समतुल्य समांतर क्रम संयोजन की ओर। समझिए उसी प्रकार से यहां भी हम कहते हैं, समझ गए, समांतर क्रम संयोजन क्या है या पार्श्वबद्ध संयोजन क्या है, दोनों एक ही होता है, याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, कहेगा चाहे यह लिखे एक ही लिखेंगे। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरे या छोर, पहले सिरे या छोर कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, देखिए ना, या 3 प्रतिरोध का सभी का पहला सिरा यही है या छोर, तो एक बिंदु पर हो, या 2 से 3 प्रतिरोध का, तीनों का प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, और तथा दूसरे सिरे को एक साथ बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, दूसरे सिरे को एक ही बिंदु पर हो तथा इसका अंतिम सिरे जो है या दूसरे सिरे जो है एक ही बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के समांतर क्रम को संयोजन कहते हैं। इस प्रकार का संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं या पार्श्वबद्ध संयोजन कहते हैं, समझिए, कहलाता है। इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें I1 I2 I3 विद्युत इसमें प्रवाहित होता है। यहाँ वोल्टेज का मान 1 होगा, विभव का मान 1 होगा, यहाँ पर यह होगा। यह बात आप समझिए, समझ गए, करते हैं वह हम बता चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या है या पार्श्वबद्ध संयोजन क्या है और इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, वह हम आपको बहुत ही आसानी से अभी बताने वाले हैं। तो हम आपको यह बता देते हैं समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। जब 2 या, देखिए यह जो है, यह देखिए, यह आपका बना हुआ फिगर, आपका यह विद्युत धारा का विद्युत परिपथ है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें देखिए धारा यहाँ भी आ रहा था, I2 I3, यहाँ कहिए I2 I3, यहाँ धारा जो है ना अलग अलग प्रवाहित होगा, क्योंकि यह जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक बिंदु पर आकर मिले, उसे हम कहते हैं समांतर प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 से अधिक 3 प्रतिरोध है, पहले सिरा
या छोर को एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार वाले संयोजन को हम क्या क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं या पार्श्वबद्ध संयोजन कहलाता है। इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोध में अलग होता है, इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोध में अलग अलग होता है, समझ गए, एक साथ नहीं होता है, इतना बात याद रखेंगे। परिभाषा देना तो बहुत आसान है। समांतर क्रम प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम का जो संयोजन होगा वह कहीं से होगा प्रतिरोध का संयोजन। तो हम कह सकते हैं पहला प्रतिरोध का और दूसरा तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध का पहला बिंदु एक बिंदु पर और अंतिम बिंदु अंतिम सिरा एक बिंदु पर जाकर जमा हो या मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बस इतना बात याद रखेंगे। अब हम लोग इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो हम पहले फिगर आपको बना देते हैं, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं आपके लिए। मान लेते हैं यह एक बिंदु है, देखिए यहाँ पर हम प्रतिरोध लगा दिए, फिर हम यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं, फिर हम ऐसे करके एक प्रतिरोध लगा देते हैं। यह भी तीनों बिंदु आकर एक बिंदु पर मिलेगा अंतिम सिरे पर। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, लगा दिए। ये विद्युत धारा जा रहा है, समझ लीजिए, इतना समझिए, यह बैटरी है, यह देखिए इसमें से प्रतिरोध है R1 R2 R3 हो गया। इसमें विद्युत धारा भी अलग अलग जाएगा, ये विद्युत धारा 1 है तो अलग अलग जाएगा, यहाँ बोल दिए I1 I2 I3 कह सकते हैं, समझ गए। और विभवांतर इसमें मात्र एक होगा जो कि भी होगा, विभवांतर क्या होगा, मात्र एक होगा जो कि भी होगा, ठीक है। अभी विद्युत धारा जा रहा है, तो इसका एक समतुल्य प्रतिरोध भी बनाएंगे, मतलब तीनों प्रतिरोध का एक प्रतिरोध एक प्रतिरोध हम लोग बनाएंगे। तो इसका हम रख देते हैं, ये दोनों में एक के रहेगा, इन्हें समझिएगा कि दोनों में अलग अलग होता है। इससे पहले जो बनाए ना श्रेणीकरण, उसमें भी इस समतुल्य बनाए थे, इसमें भी यहाँ भी वोल्ट जाएगा, भी वोल्ट रहेगा, यहाँ आरपी दे देते हैं, वहाँ आरएस दे देते हैं, यहाँ विद्युत धारा आई जा रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। अब हम लोग ये बैटरी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका संयोजन क्रम व्यंजक। तो हम लिख देंगे, माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध है, देखिए लिखे हैं ना, माना कि R1 R2 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं, जोड़ दिए हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह समांतर रेखा में, देखिए यह समांतर रेखा में, इसलिए समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए, तथा इन सभी प्रतिरोधों को विद्युत धारा I1 I2 I3 प्रभावित हो रहा है, देखिए इन सभी को I1 I2 I3 विद्युत प्रभावित हो रहा है, इसका विद्युत प्रभावित हो रहा है, इन बिंदुओं का विभवांतर भी है। तो इन इसका जो है विद्युत धारा का विभवांतर क्या है, देखिए बहुत सुंदर से लिखा है, इन बिंदुओं का विभवांतर क्या है, भी है, विभवांतर क्या है, भी है, जैसा कि फोटो में दिखा गया है। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा। अब ओम के नियम से, अब ओम के नियम से देखिए व्यंजक प्राप्त करना बहुत आसान है। हम पहले आपको यह जो बताए थे श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक, वो आप देखेंगे बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो इतना बना के फिगर बना दे रहे हैं तो काफी है, समझ गए। 5 नंबर में पूछेगा तो यह व्यंजक भी आपको बनाना होगा, फिगर बनाकर आप यह लिख दीजिएगा इतना को, उसके बाद लिखिएगा ओम का नियम से। देखिए ओम का, अब ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है आप बताइए, होता है V बराबर आई आर होता है। हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I इजकल टू, देखिए I इजकल टू V बटा आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम सब कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ I है, यहाँ I1 पहले लिखते हैं, I1 बराबर लिख सकते हैं V तो एक के हुआ है, अब बट्टे R1। उसी प्रकार समीकरण 1 मान लेते हैं, I2 बराबर V बट्टे R2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। I3 बराबर हम लिख देते हैं V बट्टे R3, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए और समतुल्य प्रतिरोध के लिए बना लेते हैं, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए मतलब इसके लिए भी तो होगा I इजकल टू RP, यानी कह सकते हैं V बट्टे RP हो गया, V बट्टे RP, यह समतुल्य प्रतिरोध के लिए है। तो यह हम समीकरण 4 मान। अब लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, सबका LHS में I1 I2 I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R1 + V बट्टे R2 + V बट्टे R3 हो जाएगा। अब देखिए ये सब I1 I2 I3 यह तीनों विद्युत तो होगा, इसमें जितना प्रवाहित होगा उतना ही नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं, यही ने तीनों भाग में बटा है, तो हम तीनों के बदले में I लिख सकते हैं।
आई लिख सकते हैं, आई बराबर भी कॉमन ले सकते हैं इसमें। देखिए भी बराबर क्या हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, आई जो है देखिए आई यह भी है, यह भी आई बराबर V/RP हम लिख सकते हैं, V/RP हम आराम से लिख सकते हैं, समझ गए। हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको छोटा ही कर देते हैं, ऊपर का करें, थोड़ा छोटा कर देंगे तो आ जाएगा बहुत सुंदर से। चलिए देखिए छोटा छोटा हो गया पूरा। अब देखिए आप बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये 4 का मान हम रख देंगे यहाँ पर, या लिख के छोड़िए ना, या नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ लाइन दे देते हैं। देखिए या लिख दिए तो यहाँ देखिए V/RP लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यह जो है भी कट गया, तो फाइनली क्या हो गया 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका फार्मूला हो गया समांतर क्रम संयोजन का। यदि आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें जुड़ा हुआ रहे तो आराम से आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगा, थोड़ा सा भी कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। या होता क्या है, ये क्यों बताया है, यदि 3 प्रतिरोध दिया हुआ रहे और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार से आप समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इसलिए हम बताए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर उसको आप न्यूमेरिकल हम आपको बताते रहेंगे। तो जैसे आपको एक उदाहरण ले लेंगे, हम यहाँ देखिए लिखेंगे, लिखा हुआ रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 8 ओम एवं 12 ओम का समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप आराम से दे सकते हैं, समतुल्य प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समझिए इसको आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए R1 का मान लीजिए R1 बराबर E और 4 ओम प्लस देखिए या R2 बराबर 8 प्लस R3 बराबर 12, इस सब का लॉस और लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा उम्मीदता। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, देखिए 6 3 9 2 11। यानी हम कह सकते हैं RP 1/RP है, 1/RP बराबर 6 3 9 2 11/24 कह सकते हैं। इसको प्लस लिख लीजिएगा, RP बराबर प्लस लिख सकते हैं आप, RP बराबर लिख सकते हैं 24/11। RP बराबर क्या लिख सकते हैं 24/11 आप आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी की सामना नहीं करेगा। बहुत कीजिएगा तो भाग देकर इसको दशमलव में लिख दीजिएगा, समझ गए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको श्रेणी क्रम में भी पूछेगा तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो पिछले वीडियो में बता देते तो हम उसी वीडियो में, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह नहीं हो पाया था, इसलिए वह रह गया था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। अब आगे आइए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह हम आपको केमिस्ट्री में भी बताए हुए हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि यदि कोई पदार्थ है तो कहता है ना तो आप उसको समाप्त कर सकते हैं ना ही उसको निर्माण कर सकते हैं, समझ गए। जो वस्तु जितना है उतना ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूपांतरण होता है। सिर्फ क्या होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं, समझ गए। यह तो हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सुंदर से देखे थे, समझ गए, पहला चैप्टर में ही देखे थे रासायनिक समीकरण। तो देखिए मेन यहाँ है हमको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना। विद्युत धारा का क्या पढ़ना है, ऊष्मीय प्रभाव, यह आपको समझ में आएगा। देखिए आप देखे होंगे एक तार है, इसमें यह विद्युत परिपथ है, इसमें विद्युत जाते रहता है। मान लीजिए इसमें विद्युत जा रहा है, किसी भी कारण से यहाँ विद्युत का रुकावट हो गया। जैसे ही रुकावट होगा तो यह गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा यह ऊष्मा में बदल जाएगा।
यह किस कारण से? प्रतिरोध के कारण। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा रुकावट होगा, प्रतिरोध मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब रुकावट, यहाँ जो भी जितना ज्यादा रुकावट होगा उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए उसी प्रकार से लिखा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद, देखिए किसी चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद विद्युत धारा का हम ऑन करेंगे तो कुछ अंश ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ अंश ऊष्मा में परिवर्तन क्यों हो जाता है? यहाँ कुछ समझिए परमाणु या चाहे कोई अवांछनीय पदार्थ यहाँ मिल जाता है, इसके स्थान पर रुकावट पैदा करता है विद्युत धारा को, इसलिए वहां ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसलिए वहां क्या हो जाता है? ऊष्मा प्रवाहित, देखिए प्रवाहित होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जो विद्युत धारा का जो ऊष्मा में बदलने का एक क्रिया है उसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आप इतना समझ लीजिएगा, किसी कहेगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो आप इतना ही लिखिएगा, जब किसी चालक तार में, देखिए चालक तार है, इसमें ऊष्मा जा रही है, ऊष्मा जा रही है तो कोई कारण बस यहाँ उस प्रतिरोध हो जाए, मतलब यह विद्युत धारा का रोकने के लिए आ जाए, विद्युत धारा को रुक जाए किसी भी कारण से, तो यहाँ उस पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इतना बात लिख देंगे तो काफी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे यह ऊष्मा जो प्राप्त होगा, यह जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ये कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा और आपके क्वेश्चन में कैसा कैसा न्यूमेरिकल बनेगा यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ हटा देते हैं, हम आपको एक सुंदर सा पेज में आपको समझा देते हैं। देखिए एक खाली जगह लेते हैं और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा जो बदलेगा वो कितना बदलेगा, वह थोड़ा सा समझिए। हम अभी बताए थे कि गतिज ऊर्जा, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/v²। क्या होता है? गतिज ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा की अगर बात करें हम लोग, उत्पन्न ऊष्मा की यदि बात करें तो ये ऊर्जा हो गया, ऊष्मा होगा तो ऊर्जा ही मिलेगा ना, कुछ तो बनेगा उसमें, और ऊर्जा हो रहा है तो कार्य तो हो रहा है, तो कार्य को हम W से सूचित करते हैं। तो हम आपको कुछ ही पहले वीडियो में बताया है, Q बराबर IT हम आपको बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 माने। और हम विभवांतर बराबर भी बताए हैं, W जूल बटे कूलम, यानी आवेश, जूल बटे आवेश हम बताए हुए हैं, W बटे Q बताए हुए हैं। इसी को हम अगर W कर दें, W बराबर कर दें, ऐसे W बराबर कर दे तो हम कह सकते हैं VQ। क्या कह सकते हैं? VQ। इसी सूत्र को लेकर हम लोग चलेंगे। तो अब समीकरण 1 जो माने हैं वहां पर देखिए, अभी हम निकालेंगे सूत्र इसका, यह जो है कार्य का सूत्र निकालेंगे, आपको बहुत अच्छा से यह बता देंगे। अगर दो चीज दिया हुआ रहे तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, प्रतिरोध दिया हुआ रहे, समय दिया हुआ रहे, तो कैसे आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके लिए यह बहुत जरूरी है। तो देखिए हम ऐसे लिख दिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या है? ये है Q बराबर IT है। अच्छा है, समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 से पहले हम ई देखिए W बराबर VQ है, तो यहाँ देखिए Q का मान हम ई रख देंगे। Q का मान यहाँ है ना, W बराबर VIT, यानी यह एक फार्मूला हो गया, मतलब उष्मा का, यह उष्मा को ही या कार्य कहिए, कार्य का यह फार्मूला हो गया, जो उत्पन्न उष्मा का यह क्या हो गया? फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला आपका ये हो गया, पहला फार्मूला आपका ये हो गया। फिर हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है आप जानते हैं? V बराबर IR होता है। अब समझिए V बराबर IR होता है, तो सुनिए अब हम लोग क्या करेंगे, V के स्थान पर यह IR रख देंगे, V के स्थान पर क्या रख देंगे? IR रख देंगे, बहुत आसानी से। यहाँ हो जाएगा IT, यहाँ क्या हो जाएगा? IT, यह ध्यान रखेंगे T है, यह T है, क्या होगा? IT। तो यहाँ रेस में हम लिख देते हैं, यदि यह सूत्र लेते हैं V बराबर VIT, W बराबर VIT, तो V का स्थान पर यहाँ लिख सकते हैं I इंटू IT, I इंटू IR इंटू IT। ठीक है, तो क्या हो गया? I² RT। अब क्या हो जाएगा? W बराबर I² RT। यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे चलकर हम लोग यूज करेंगे। यह सूत्र दूसरा सूत्र है, यह बहुत आपका, यह कार्य बराबर यानी उष्मा बराबर, यह आपको याद रखना होगा। समझ गए? तो अब हम इसका फिर लिखेंगे एक बार ओम के नियम से, ओम के नियम से तीसरा सूत्र निकलेगा ओम के नियम से। तो ओम के नियम क्या होता है? V बराबर IR, तो IR, V बराबर IR, तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर V बट्टे R, लिख सकते हैं I बराबर V बट्टे R। तो I के स्थान पर हम लोग V बट्टे R लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? V² RT बट्टे R, R² V बट, अब देखिए R कट गया, एक R,
तो क्या हो जाएगा W बराबर फिर वी स्क्वायर टी बट्टे आर, वी स्क्वायर टी बट्टे आर। यह आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया बहुत ही सुंदर से। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, W बराबर हीट यानी कार्य बराबर उष्मा हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उष्मा बराबर कार्य लिखे हैं तो उष्मा बराबर कार्य नहीं लिख सकते हैं। जब W का यह फॉर्मूला है तो H बराबर भी हम यह फॉर्मूला लिख सकते हैं, H बराबर W बराबर वी आई टी है तो भी H बराबर वी आई टी हो गया, इसका भी एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा यह भी H बराबर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। तीसरा यह भी लिख सकते हैं H बराबर क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी बट्टे आर। समझिए, यह तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बन सके बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीके से। समझ गए? इतना बात आप याद रखेंगे तब तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत है। समझ गए? इतना बात आप याद रखेंगे क्योंकि आपको यहाँ जानते हैं कहेगा कितना उष्मा उत्पन्न हो गया, कैसे पूछेगा, कहेगा कि विद्युत धारा का मान यदि 4 एम्पियर है और समय 2 घंटा में चाहे 2 मिनट में 3 वोल्ट का विभवांतर होता है, तो 3 वोल्ट का विभवांतर होता है तो कितना उष्मा उत्पन्न करेगा यह बताइए। तो यह सूत्र लगाएंगे, यदि यह सूत्र कहेगा तो यह सूत्र भी लगाइएगा। आप सोच सोच कर यहाँ से आप यह सूत्र लगाइएगा, ये तीनों सूत्र, और आगे चलकर यह सूत्र का हम बहुत प्रयोग करेंगे। अभी जूल के नियम बनाएंगे, इसलिए यह सूत्र तो आप याद रखिएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, या हम कह सकते हैं W बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे चल के देखिए, आगे हम पढ़ेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जूल का नियम। क्या पढ़ेंगे? जूल का नियम, जूल का उष्मीय नियम पढ़िएगा। क्या है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रतिरोध के कारण उष्मा की उत्पत्ति होती है। इस उष्मा के बारे में एक नियम को प्रतिपादित किया जिसे जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। देखिए, हम कूलम का नियम पहले पढ़ाए थे, तो कूलम ने आवेश के बारे में कुछ बोला था। उसके बाद हम क्या बताए थे? बताइए, ओम का नियम। उन्होंने क्या बताया था? विभवांतर के बारे में संबंध बताया था। यहाँ जूल महोदय ने उष्मा के बारे में कुछ बता रहा है। एक ही चैप्टर में 3 आदमी का नाम और 3 नियम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चौथा चैप्टर आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी कुछ नहीं है, नाम से पता दे। जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक में प्रतिरोध के कारण, उस चालक में उतार में कुछ रुकावट के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। उसी उष्मा के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम जूल का नियम कहते हैं। जो चालक तार में जो उष्मा उत्पन्न होता है उसी के बारे में जूल ने एक नियम प्रतिपादित किया, उसी नियम को जूल का उष्मीय नियम हम लोग कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे बहुत ही सुंदर से। इस नियम के अनुसार देखिए, यह 3 नियम दिया था। इस नियम के अनुसार आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, इनका नियम जो पहला है इतना आसान नियम है कि कहेगा कि ऊर्जा हीट जो होता है ना, उष्मा जो होता है ना, समानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग के। समझ गए? तो और इसमें दो चीज हम बताए थे। एक फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, H बराबर हम लिखाए थे कुछ ही देर पहले आई स्क्वायर आर टी लिखाए थे, यही फॉर्मूला पर बेस। इसमें देखिए, उष्मा जो है विद्युत धारा के वर्ग के होता है, तो यहाँ जो है आर और टी बचता है, आर और टी बचता है। आर और टी यानी प्रतिरोध और समय नियत होगा, प्रतिरोध और समय नियत, पहला नियम हो गया। और उष्मा जो है अगर क्या कहते हैं कि प्रतिरोध का समानुपाती होगा तो यहाँ आई और एंड टी, आई एंड टी क्या होगा? नियत होगा। यहाँ आई एंड टी नियत होगा। और तीसरा इसका है नियम, अगर यह समय का समानुपाती हो तो इसमें होगा आई और आर नियत होगा, आई और आर नियत होगा। यही तीनों आपका यह नियम है उष्मा का, उष्मा का जूल का उष्मीय नियम। समझ गए? पहला नियम आपका यहाँ है, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा उस बालक नहीं, यह चालक होगा, उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग मतलब स्क्वायर। देखिए, विद्युत धारा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है और आर और टी नियत रहेगा। यह बात आप समझ सकते हैं। इसको उदाहरण लेकर भी आप समझ सकते हैं। समझ गए? इसको उदाहरण लेकर भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान से उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। यानी H जो है, देखिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पहला नियम करें, H समानुपाती आई स्क्वायर है। समझ गए? यहाँ और क्या है बताइए? और है आर और टी नियत रहेगा, आर और टी क्या रहेगा? नियत रहेगा, यानी फिक्स रहेगा। तो इसमें आपको अगर चेक करना है तो तीनों का मान रख के देखिए। हम आई बराबर 2 ओम ले लिए, 2 एम्पियर ले लिए, ओम नहीं होता है एम्पियर होता है। प्रतिरोध बराबर हम ले लेते हैं 4 ओम और समय बराबर ले लेते हैं 10 सेकेंड। समझ गए? 10 सेकेंड, क्योंकि मिनट में लेंगे फिर तो सेकंड बनाना ही होगा, क्योंकि हमेशा सेकंड का हम यूज कीजिएगा ना कि मिनट के। अब हम ये फार्मूला आपको जो बताए थे, यह जो फार्मूला बताए थे W बराबर आई स्क्वायर बटे आर सी, वही प्रयोग कीजिएगा। W बराबर आई स्क्वायर आर टी,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ W लिखिए चाहे हीटे लिखिए, या हीट की बात कर रहा है हीट ही लिखिए, ये दोनों बराबर होता है। आई स्क्वायर का मान बताइए, 2 के स्क्वायर गुना आर का मान 4 गुना 10 यानी 2 दूना 4 गुना 40 यानी 40 चौक 16। इतना आपका जूल हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक हीट का उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इतना बात याद रखें। लेकिन अब हम क्या करते हैं, संबंध निकालने के लिए विद्युत धारा का मान दुगुना कर देते हैं। विद्युत धारा यहाँ 2 था तो यहाँ 4 एम्पियर कर देते हैं। देखिए क्या होता है, एच बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 के स्क्वायर गुना 4, यह भी 4 है, ये दोनों फिक्स रहेगा, ये दोनों फिक्स रहेगा, गुना 10 दोनों सेम दे दिए, यानी 16 गुना 40 यानी 16 चौका कितना होगा 64 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 चौका 64 है, 16 85 16 चौका 64 हो गया, यह हो गया। तो आप देख लीजिए अब इसमें कुछ समझ में आया, इतना जूल हो गया। अब देखिए 16 चौका 64 यानी 160 है या 640 है, तो देखिए ना ये आराम से इस 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। यदि विद्युत धारा की मान यदि 2 गुना कर दिया जाए तो ये उष्मा जो है 4 गुनी हो जाएगा, उष्मा क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। यह बात आप यार इसी प्रकार से आप तीनों संबंध याद रखते हैं। यह जूल का प्रथम नियम है कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है उत्पन्न उष्मा। और दूसरा नियम इसका क्या है, देखिए यह कह रहा है प्रतिरोध का समानुपाती होता है। किसी चालक तार में से उत्पन्न उष्मा उस चालक तार के समानुपाती होता है। उस चालक तार देखिए गलती यहां कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या है, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यहाँ प्रतिरोध जोड़ देंगे, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, नहीं आर और आई और टी नियत रहेगा। समझ गए, इतना बात आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। और तीसरा देखिए जूल के तीसरा नियम क्या है, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती, प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती होगा, तो में आई और आर नियत रहेगा, विद्युत धारा और प्रतिरोध नियत रहेगा। यही है जूल के तीनों नियम। कितना आसान है, अगर आपको पूछता है तो बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं, नहीं समझे तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गए, और कोई कठिनाई हो तो कमेंट करेंगे तो हम फिर से ये वीडियो बनाकर आपको डालेंगे। अब आइए आप विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति क्या होता है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है विद्युतीय शक्ति क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समझ गए, 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की जाती, मतलब कहने का मतलब है उस ऊर्जा खपत को ही उस उपकरण की विद्युतीय शक्ति कहते हैं। मतलब कहते हैं किसी आदमी को जितना खाने की पावर होगा ना तो उतने ही शक्ति निकालेगा, वही बात कर रहा है। 1 सेकेंड में विद्युत धारा किसी उपकरण द्वारा, मान लीजिए कि लाइट हो गया, बल्ब हो गया, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, टीवी जो है, 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा हुआ, विद्युत ऊर्जा खपत कर रहा है, उस खपत को ही उस उपकरण के लिए विद्युत शक्ति हुआ। यानी विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, 1 सेकेंड में किसी विद्युत उपकरण द्वारा, 1 सेकेंड में किसी भी विद्युत उपकरण के द्वारा, चाहे लाइट लीजिए, बल्ब ले लीजिए, टीवी लीजिए, रेडियो लीजिए, 1 सेकेंड में जितना भी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा की खपत की जा रही है, उस ऊर्जा को उस उपकरण के लिए विद्युत शक्ति कहलाता है। वही ऊर्जा जितना ऊर्जा खपत कर रही है ना उस उपकरण के लिए वह विद्युत शक्ति कहलाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, यह बात याद रखेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और इसे पी से सूचित किया जाता है। इतना बात भी आप याद रखेंगे, बहुत ही सुंदर लाजवाब से। अगर यह शक्ति बराबर कार्य भी लिख सकते हैं, शक्ति बराबर कार्य भी लिख सकते हैं। अब इसको भी सूत्र अगर बनाना चाहेंगे आप तो बना सकते हैं। यह देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी हम सूत्र 1-2 बना देते हैं, आपको बना दें, देखिए बना देते हैं, चाहे छोड़िए ना कितने बनाते रहेंगे। यहीं पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पे खींच पीछ लिखा हुआ है, ये बात आपको नहीं समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ से हम फिर से लिख कर बताते हैं, देखिए यहाँ से हम आपको फिर से लिख कर बताते हैं। एक पेज ले लेते हैं, यानी शक्ति बराबर आप जानते हैं, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। यानी हम कह सकते हैं P बराबर W/T कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आराम से कह सकते हैं। वही बात को लेकर हम आपको एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो उसी प्रकार आप देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसका मान, यह मान रख दें, W का मान रख दें, कहां से मान रख दें, पहले इधर हम लिख लेते हैं, कुछ मान लिख लेते हैं। W बराबर V गुना IT, यही एक लिखाए थे, एक लिखाए थे W बराबर I² RT, दूसरा तीसरा लिखा है W बराबर V²
टी बटे आर, यही लिखाए थे। अब ये तीनों में से देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, W के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए। P बराबर VI लिख सकते हैं, देखिए ना क्या लिख सकते हैं, यह लिख दें P बराबर W बराबर यह हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे W बराबर VIT बटे T, तो यह T कट गया, तो हम फाइनली P बराबर लिख सकते हैं T सिर्फ कटा, I नहीं कटा, तो VI। तो यानी एक तो फॉर्मूला ही हो गया, पावर बराबर विद्युतीय शक्ति बराबर यह हो गया। यदि विभवांतर और विद्युत धारा का गुणनफल क्या कहलाएगा, उस किसी उपकरण का शक्ति कहलाएगा, विद्युतीय शक्ति कहलाएगा। विद्युतीय शक्ति कैसे निकालेंगे, इससे न्यूमेरिकल यदि पूछेगा तो आराम से यह सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, समझ गए, बहुत ही आसानी से आप यह सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरा यदि हम बात करें, P बराबर हम अगर रख लें आई स्क्वायर, W की जगह पर हम यह रख लेते हैं आई स्क्वायर RT, तो देखिए यह TT कट गया, तो P बराबर क्या हो गया आई स्क्वायर R, यानी प्रतिरोध दिया हुआ रहे और विद्युत धारा दिया हुआ रहे, तब पर भी किसी उपकरण का विद्युत शक्ति हम निकाल सकते हैं, कितना वो विद्युत शक्ति 1 सेकंड में खाता है, समझ गए। अगर तीसरा सूत्र की यदि बात करें तो P बराबर हम यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यह भी लिख सकते हैं क्या, V स्क्वायर RT लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर T बटे R, और यह पहले से भी एगो R है, पहले से भी R है कि नहीं है, पहले से आपका R है, V स्क्वायर बटे R, पहले से R कहाँ से आया भाई, हाँ पहले से R, पहले से R नहीं है यार, यहाँ T है, यहाँ T है, तो यह T कट गया, तो P बराबर हम कह सकते हैं V स्क्वायर R, यह T कट गया। देखिए यही फॉर्मूला पर यह तीनों फार्मूला हमने रखा और 3 ढंग का फार्मूला आपका विद्युत शक्ति यानी पावर का मिल गया। आपका कोनो से न्यूमेरिकल पूछेगा तो बना सकते हैं, यह फार्मूला आप याद रखेंगे, P बराबर VI यानी विद्युत विभवांतर एवं विद्युत धारा, और विद्युतीय शक्ति बराबर विद्युत धारा और का स्क्वायर, और क्या होता है प्रतिरोध का गुणनफल, विभवांतर का स्क्वायर और प्रतिरोध उसमें भाग कर देंगे, तो भी आपका यह विद्युत शक्ति निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर से, लाजवाब तरीके से, समझ गए। इतना बात समझ गए तो आपका मुख्य टॉपिक खत्म हो गया, इसमें आप विशेष कुछ नहीं है। हम लोग जो है अब छोटा मोटा जो टॉपिक बचा हुआ है, बल्ब क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गए। यह विद्युत धारा टंगस्टन का बना हुआ रहता है, देखिए ये सब तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए विद्युत बल्ब क्या होता है, आप देखे हुए हैं बल्ब का, देखिए आपका चित्र लगा हुआ है। देखिए जब विद्युत, देखिए यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, बल्ब किस पर काम करता है, उसमें प्रभाव करता है। यहाँ देखिए प्रतिरोध होता है, तभी यह जो है गुसाक फूल जाता है, लाल हो जाता है, समझिए। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इसका अंदर में टंगस्टन का तार होता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है कौन सी का बना होता है, ये तो टंगस्टन का बना होता है, यह बात आप याद रखेंगे। विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक जो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखिए इतना डिग्री सेल्सियस पर यह गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा, तब ना उतना ताप को वह सहन कर पा लेता है। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम दे देगा, कितनों प्रतिरोध वाला दे देगा तो तुरंत गल जाएगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, लेकिन इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह टंगस्टन का लगाया जाता है। इसके अंदर में के हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, ताकि तंतु ऑक्सीजन ना हो सके, तंतु को ऑक्सीकृत नहीं हो सके, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सके। तो इसी पर दिया, देखिए विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत विकिरण और विद्युत फ्यूज थे सब। यह सब जो है विद्युत फ्यूज, यह सब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन काम करता है, याद रखिएगा। बल्ब भी विद्युत धारा के ऊष्मीय, आप हीटर देखे होंगे वह भी, इस्त्री जो आयरन करते हैं वह भी उसी पर काम करता है, विद्युत विकिरण भी वही काम करता है, विद्युत फ्यूज भी वही काम करता है। मतलब वह सब जो है ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। जूल का नियम बताए हैं, वह ऊष्मा के बारे में ही बताए थे, वही पर यह सारा काम करता है, आप याद रखेंगे। आगे आइए दूसरा देखेंगे, विद्युत हीटर, यह भी उसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। यह भी लिखिए, यह चीनी मिट्टी के खांचे में लपेटा हुआ वक्र आकार का धातु होता है, जो नाइक्रोम का बना होता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका गलनांक काफी उच्च होता है, इसलिए सिद्धांत पर इसी सिद्धांत पर वायरल भी बनाए जाते हैं, वायरल भी बनाए जाते हैं। विद्युत हीटर का तार मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत हीटर का तार किससे बनाया होता है, मिश्र धातु से बनाया होता है, मतलब दो धातु से मिलकर बनाया होता है। मिश्र मतलब क्या होता है, दो धातु से मिलकर बना, जैसे निकेल और क्रोमियम को मिलाकर नाइक्रोम का बना होता है। यह दोनों मिलाकर विद्युत हीटर का तार बनाया जाता है। आप याद रखेंगे कि कहेगा विद्युत हीटर का जो तार है कौन कौन चीज का मिश्रण है, यानी कौन कौन मिश्रण है, तब निकेल और क्रोमियम का मिश्रण आप कहेंगे,
तो नाइक्रोम उसको हो जाता है। समझ गए। आगे आएंगे विद्युत इस्त्री, जिसको हम आयरन कहते हैं। यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसमें नाइक्रोम का पतला पत्ती होता है, जिसके ऊपर के नीचे आवरक का प्लेट लगा होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। देखिए यह क्या देख रहे हैं, यह नीचे वाला देख रहे हैं ना, यह तो होता है आपका अथी का नाइक्रोम का, लेकिन इसके ऊपर में क्या होता है, आवरक का प्लेट लगाया जाता है ताकि यह उष्मा यहां तक नहीं आवे, हथा पर यह उष्मा नहीं आवे। समझ गए, इसलिए लगाया जाता है। देखिए विद्युत विकिरण क्या है, यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है जिस पर नाइक्रोम का तार लपेटा हुआ रहता है। इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। थोड़ा सा याद रख लेंगे इसको, 2 नंबर में पूछा गया। अब विद्युत फ्यूज आप तो जानते होंगे। देखिए एक फ्यूज ऐसा होता है आपके घर में जो है ऐसा लगा हुआ रहता है, याद रखेंगे। यह एक सुरक्षा युक्ति है जो अति भारण मतलब अधिक जब वोल्टेज आ जाएगा तब एवं लघु पतन जैसे घटनाओं से बचाता है। घर में आपको ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो यह उड़ जाएगा, आपका पंखा सब कुछ बच जाएगा। समझ गए। इसमें तांबा तथा टीन या सीसा तथा टीन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग 2 बार है, प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज आता है यह उड़ जाता है, जल जाता है। आप दूसरा लगा लीजिए, पूरे घर सुरक्षित रहेगा। समझ गए, यह बहुत आसान है। आगे हम अति भारण समझेंगे। अति भारण समझ लेते हैं थोड़ा सा। यह एक ऐसी घटना है जिससे एक ही समय में बहुत सारे शक्तियां विद्युत उपकरण को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो उस परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित हो जाती है। जैसे विद्युत हीटर, वाटर विद्युत इस्त्री, फ्रिज, टीवी इत्यादि। अगर एक ही में जला देंगे तो उसमें देखिए ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड को ही अति भारण कहते हैं। इतना बात समझ लीजिए। लघु पतन क्या है, जब किसी कारणवश ठंडा तार या गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण सबसे आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। समझ गए। आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित कब होगा, जब ठंडा गर्म एक साथ सड़ जाएगा, उसी को हम लघु पतन कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। जब मानव शरीर में भींगा हुआ नहीं रहता है तो उसका प्रतिरोध लगभग 3000 ओम होता है। भीगे हुए शरीर में मानव शरीर का प्रतिरोध 200 से 300 ओम होता है। भीगा हुआ शरीर रहेगा तो कम रहेगा और भीगा हुआ नहीं रहेगा तो 30,000 रहेगा। समझ गए, प्रतिरोध याद रखेंगे। अब आइए, अब मात्र 2 क्वेश्चन है, हम लोग बस पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। घर के विद्युत परिपथ में कौन कौन सी खराबियां उत्पन्न होती है यह बताइएगा। तो लिख दीजिएगा, घर के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित खराबियां होती है। घर में जो विद्युत लगा हुआ रहता है क्या क्या खराबी होगा लिखना है आपको। तो एक नंबर में लिख दीजिएगा, चाहे क नंबर में लिख दीजिएगा कि तार का पुराना होना, वह भी खराबी हो सकता है। 2 नंबर में ढीला संयोजन हो, जोड़ जो हो ढीला होता है। स्विच का खराब हो जाना, यह भी एक होता है। गुआ कर दीजिए, गुआ कर दीजिए, गुआ कर दीजिए, अंगुआ कर दीजिए, 5 काफी है। उपकरण की खराबी भी हो सकता है। संयोजित तार का खुला रह जाना हो सकता है। खुला रहेगा तो समझिए उसमें ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा, जंग लग जाएगा, फिर वह आपको विद्युत खराबी हो जाएगा, लाइन सप्लाई बढ़िया से नहीं करेगा। समझ गए। अब विद्युत खतरा से बचने का क्या क्या उपाय है यह भी हम आपको बता सकते हैं। यह नीचे का जो है ना पोर्शन आपको कोई देखना नहीं है। यह नीचे का आपका 6-7 आपको कोई जरूरी नहीं है देखना, 5 ही आप याद कीजिए, नहीं तो कहिएगा 7 कर देते हैं, याद भी नहीं होता। आप 5 याद रखिए बस, ज्यादा उससे कुछ याद नहीं रखिए। समझ गए, मात्र 5 पर ध्यान दीजिए, उससे ज्यादा आपको ध्यान भी नहीं देना है। देखिए क्या है, विद्युत खतरा से बचने के निम्नलिखित उपाय है, आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का खतरा होने से परिपथ का मेन स्विच बंद कर देंगे, आपका कोई खतरा नहीं होगा। संयोजन कसा हुआ होना चाहिए। आपको खतरा मतलब जोड़ जो है बहुत ही अच्छा से टाइट होना चाहिए, तभी खतरा नहीं होगा। संयोजन के जगह अर्धचालक पदार्थ से ढका होना चाहिए। मतलब संयोजन जहां जोड़ आप कर रहे हैं बिजली में, वहां जो आपका टैप लगा हुआ होना चाहिए बढ़िया से, ताकि उसमें हवा नहीं जाए तो उसमें जंग नहीं पकड़े, तो अच्छा आपको विद्युत से खतरा नहीं उत्पन्न होगा। जब भी किसी विद्युत परिपथ का मरम्मत करना हो तो हाथ में रबर के दस्ताने एवं पैर में जूता चप्पल अवश्य होना चाहिए। मतलब विद्युत ठीक कर रहे हैं आपको तो उसमें आपका चप्पल जूता होना चाहिए और हाथ में दस्ताना होना चाहिए रबर का, तभी आप सही कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। सही क्षमता वाले फ्यूज का प्रयोग करके परिपथ में करना चाहिए। जो परिपथ है विद्युत परिपथ, उसमें सही क्षमता का फ्यूज भी उसमें लगा कर रखना चाहिए। इतना बात याद रखते हैं तो आपका यह पूरी तरह से यह चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यदि आप समझ रहे हैं तो, नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तभी अगला चैप्टर और सुंदर से समझ में आ जाएगा। ऐसे तो वह चैप्टर अलग है, विद्युत धारा में जो चुंबकीय गुण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।